हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल एसएस एडू सेंटर एजुकेशन विदाउट लिमिट्स। हियर वी आर प्रोवाइडिंग यू द गाइडेंस, टीचिंग एंड मोटिवेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, हाँ मैं आपसे बात कर रहा हूं कि वीडियो को अभी पॉज कीजिए। अभी पॉज करके दौड़ के जाइए, अपना कॉपी पेन लेके आइए और बैठ जाइए मेरे साथ कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। तो चलो आज की जर्नी हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि मैं ऐसा आप लोगों को इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो आपके बुक्स में भी नहीं मिलेगा। तो अच्छे से वीडियो को देखिए, स्किप किए बिना। चलो फिर हमारा जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि इस वीडियो में आप लोगों को क्या मिलेगा। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्रॉप क्या है, क्रॉप क्यों चाहिए, क्रॉप हमारे लिए क्या क्या काम करता है। बेसिक एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे क्रॉप के बारे में, ठीक है। देन आएंगे एवोल्यूशन ऑफ द क्रॉप, मतलब क्रॉप कैसे कैसे इवॉल्व हुआ टाइम बाई टाइम। एंशिएंट टाइम में कैसा था, मॉडर्न टाइम में कैसा हो रहा है, इसका जो डेवलपमेंट हुआ पूरा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, मतलब यहाँ पे हम लोग क्रॉप का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है व्हाट इज क्रॉप मैनेजमेंट। तो क्रॉप को प्रोड्यूस करने से पहले हम लोगों को क्रॉप मैनेजमेंट आना चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि क्रॉप मैनेजमेंट से ही हम लोगों को अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। तो इसलिए क्रॉप मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो क्रॉप मैनेजमेंट क्या है इसको हम लोग देखेंगे, और क्रॉप मैनेजमेंट करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ करना है वन बाय वन डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से देखो स्टूडेंट्स, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज फूड, ठीक है। फूड क्या है, फूड आप सब लोगों को पता होगा कि फूड हम लोग जो दिन भर खाते हैं, ठीक है, हम लोग दिन भर जो भी खाना खाते होंगे वो सभी हमारा फूड है। फूड दो टाइप का हो सकता है, जैसे कोई नॉन वेज है या कोई वेज है, मतलब वेज मतलब वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, दोनों टाइप का ही फूड हो सकता है, ठीक है। जो भी खाना हम लोग खाते हैं वही फूड है हमारा। डिफरेंट लोकेशन ऑफ अक्रॉस द वर्ल्ड हैज डिफरेंट फूड टाइप ऑफ हैबिट। इनफैक्ट पूरा इंडिया में भी डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हैबिट्स होता है, ठीक है। तो ये तो हुआ फूड। तो हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फूड क्यों चाहिए, हम लोग फूड क्यों खाते हैं। फूड इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर गिविंग अस एनर्जी। एनर्जी फॉर व्हाट, एनर्जी के लिए। एनर्जी क्यों चाहिए, हम लोग दिन भर जो भी काम करते हैं, दिन भर के लिए जो भी हमारा एक्टिविटीज रहता है, उसको करने के लिए हम लोगों को फूड चाहिए है, ठीक है। तो उसके बाद आ रहा है हम लोग फूड क्यों प्रोड्यूस, कैसे हम लोग फूड प्रोड्यूस करते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस फूड, ठीक है। फूड हम लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फूड प्रोड्यूस करने का डिफरेंट मेथड्स हो सकता है। जैसे कि कोई क्या करता है, जैसे नॉनवेज जो खाते हैं, ठीक है, मीट जैसे हो गया मीट, ठीक है, दुकान से लाते हैं, ठीक है, दुकान से लाके हम लोग मीट खाते हैं। कोई कोई क्या करता है, फूड अपने जो घर होता है, घर के बैक 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 मतलब गार्डन में
छोटा छोटा सब्जियां लगाते हैं, ठीक है, वो भी अपने घर के चलाने के लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया फूड प्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फूड एंड क्रॉप? क्रॉप और फूड के बीच में कोई डिफरेंस है या फिर वो सेम है? यहाँ पे एक माइन्यूट सी डिफरेंस है क्रॉप्स एंड फूड में, ठीक है। क्रॉप क्या है? अगर किसी फूड को, ठीक है, क्रॉप बेसिकली क्या होता है, मेनली प्लांट ओरिजिनेटेड होता है। मैं यहाँ पे एक एक करके पॉइंट लिख देता हूं। प्लांट ओरिजिनेटेड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्रॉप प्लांट ओरिजिनेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोन इन अ लार्ज स्केल। क्रॉप को हम लोग एक लार्ज स्केल में ग्रो करते हैं, ठीक है। और क्रॉप्स कौन प्रोड्यूस करता है? फार्मर्स प्रोड्यूस करता है। फार्मर्स क्रॉप्स को प्रोड्यूस करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब हम लोग किसी फूड को एक लार्ज एरिया में प्रोड्यूस करते हैं, फॉर व्हाट पर्पस? फॉर फीडिंग, यहां पे मैं लिखता हूं, फीडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। ए लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हम लोग जब एक प्लांट को, मतलब कोई फूड को ग्रो करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग क्रॉप, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तरफ से मैं बोल सकता हूं, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है लाइक पैडी या व्हीट, जो भी आप लोग खाते होंगे, राइस, व्हीट, ये सब क्या है? क्रॉप है। ये लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होता है, फार्मर के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जाता है। एंड फार्मर्स जब वो मार्केट में बेचते हैं, वो मार्केट से हमारे घर में आते हैं, हम लोग वो खाते हैं। तो समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड एंड क्रॉप। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ द क्रॉप। क्रॉप कैसे एवोल्यूट हुई, एवोल्यूशन इसका कैसे हुआ? तो एंशियंट टाइम में क्या होता है? एंशियंट टाइम में जो ह्यूमंस थे, उनको बोला जाता था हंटर गैदरर, ठीक है। हंटर एंड गैदरर। हंटर क्यों बोलते थे? उस टाइम में क्या होता था, जो मेन था वो बाहर निकल जाता था हर दिन शिकार करने के लिए, और हंटिंग के लिए वो निकल जाता था। बहुत बड़ा बड़ा जानवर उस टाइम में होता था। ये देख रहे हैं आप, मैमोथ है, ऐसे ही बहुत सारा एनिमल्स रहते थे, उनको ह्यूमंस हंटिंग करते थे। हंटिंग करके घर में लेके आते थे और अपने फैमिली को फीड करते थे। और गैदरर क्यों बोलते थे? एक्चुअली उस टाइम में जो वुमेन थे, वो क्या करते थे? वो गैदर करते थे। क्या गैदर करते थे? जैसे सीड्स, फ्रूट्स, ठीक है, सीड्स, फ्रूट्स, जो भी प्लांट ओरिजिनेटर, जो भी खाने का चीज होता था, ठीक है, वो आसपास के जंगल से वुमेन्स लोग गैदर करके रखते थे, ठीक है। इसलिए उस टाइम के ह्यूमंस को हम लोग बोलते थे हंटर गैदरर। तो हंटर गैदरर तो हो गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एग्रीकल्चर का थोड़ा डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। एंशिएंट एग्रीकल्चर। एंशिएंट एग्रीकल्चर हम लोग, आप लोगों को पता ही होगा, हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसके बाद बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, ठीक है। ऐसे टाइप का बहुत सारा एंशिएंट टाइम में सिविलाइजेशन था, जहां पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, प्रैक्टिस होना। एग्रीकल्चर क्यों स्टार्ट हुआ स्टूडेंट्स?
एनिमल हंटिंग से भी तो हम लोग फीड करते थे। तो इससे एग्रीकल्चर में क्यों ह्यूमन शिफ्ट हुए? क्योंकि ह्यूमन को समझ में आया कि अगर हम लोग एग्रीकल्चर करें और क्रॉप्स को प्रोड्यूस करें, उससे हम लोगों को क्या एडवांटेज है? उससे हम लोगों को एडवांटेज है कि हम लोग छोटे से एरिया में, एक छोटे से एरिया में भी हम लोग बहुत सारा क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड क्रॉप्स भी बहुत ह्यूज अमाउंट में प्रोडक्शन होता था, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को हम लोग फीड कर सकते थे। इससे हमारा टाइम भी बचता था, हर रोज हम लोग को हंटिंग के लिए भी नहीं जाना पड़ता था, और इससे पॉपुलेशन का फीडिंग भी अच्छे से हो जाता था। तो इसलिए एंशिएंट टाइम में लोगों ने समझा कि एग्रीकल्चर इज इम्पॉर्टेंट, एग्रीकल्चर इज इम्पॉर्टेंट टू फीड द लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन। तो इसलिए वो लोग एग्रीकल्चर स्टार्ट किए। तो एग्रीकल्चर में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। आयरन डेवलपमेंट हुआ। आयरन से क्या हुआ? आयरन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स तैयार होना स्टार्ट हुआ। उससे बहुत एफिशिएंटली हम लोग क्रॉप्स को मैनेज कर पाए, और इससे हमारा प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हो गया मॉडर्न टाइम में। मॉडर्न एग्रीकल्चर में हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, जिससे हमारा एग्रीकल्चर बूस्टअप हुआ है, ठीक है। तो इस तरह क्रॉप्स का एवोल्यूशन हुआ टाइम बाय टाइम, ठीक है। नेक्स्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप, मतलब इससे इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, तो क्लासिफिकेशन में हम लोग दो टाइप से हम लोग क्रॉप्स को क्लासिफिकेशन करते हैं जनरली। एक है खरीफ क्रॉप, एक है रबी क्रॉप, ठीक है। खरीफ एंड रबी। तो मैं पहले रबी को, मैं इसको कैसे याद रखेंगे उसके बारे में मैं भी बोलता हूं, ठीक है। खरीफ क्रॉप क्या है? खरीफ क्रॉप है बेसिकली रेनी सीजन में जो जो क्रॉप हम लोग ग्रो करते हैं, रेनी सीजन में जो जो क्रॉप हम लोग ग्रो करते हैं उसको कहते हैं खरीफ क्रॉप, ठीक है। और विंटर सीजन में जो जो क्रॉप को हम लोग ग्रो करते हैं उसको कहते हैं रबी क्रॉप, ठीक है। इसको याद रखने का आसान सा ट्रिक क्या है? देखो, विंटर में बारिश तो बहुत कम होता है, आप सब लोगों को पता ही होगा। थोड़ा थोड़ा हो सकता है या फिर नहीं भी होता है, विंटर ड्राई होता है। और विंटर के टाइम में अगर हम लोग को सूरज मिले तो बहुत अच्छा लगता है ना, अच्छा तो लगता है उस टाइम में। विंटर के टाइम में अगर सूरज मिले तो सूरज का एक सिनोनिम होता है रबी, ठीक है। तो सूरज से हम लोग रबी को याद रखेंगे। तो विंटर के टाइम में सूरज मिलने से हम लोग को अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग बोलेंगे विंटर क्रॉप इज द रबी क्रॉप, ठीक है। विंटर के टाइम में जो भी क्रॉप ग्रो होता है उसको बोलते हैं रबी क्रॉप। और उसको उल्टा, मतलब रेनी सीजन में जो ग्रो होता है उसको कहते हैं खरीफ क्रॉप, ठीक है। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स? खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप का सीजन क्या है? सीजन है जून टू सितंबर, ठीक है। इस टाइम में जनरली इंडिया में रेनी सीजन आता है, तो जून टू सितंबर इस टाइम को हम लोग बोलते हैं खरीफ सीजन। और इस टाइम में जो जो क्रॉप ग्रो होता है उसको कहते हैं खरीफ क्रॉप, ठीक है। और रबी क्रॉप का सीजन क्या है? अक्टूबर टू मार्च, ठीक है। अक्टूबर टू मार्च इस टाइम में रबी क्रॉप्स हम लोग ग्रो करते हैं, इसको कहते हैं रबी सीजन, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप का कुछ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे पैडी हो गया, मेज, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट। इसका जो जो पिक्चर्स है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूं, ठीक है। और रबी क्रॉप्स का क्या क्या है? व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये सब है रबी क्रॉप का एग्जाम्पल। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन आ सकता है मन में कि सर जून टू सितंबर इज खरीफ क्रॉप, अक्टूबर टू मार्च रबी क्रॉप, तो मार्च अप्रैल टू मई इस टाइम पीरियड के अंदर
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अप्रैल टू मई, इस टाइम पीरियड क्या गैप रहता है? इस टाइम पीरियड में कुछ भी क्रॉप ग्रो नहीं होता है? नहीं स्टूडेंट्स, इस टाइम में भी क्रॉप ग्रो होता है। कौन सा क्रॉप ग्रो होता है? इस टाइम में हम लोग जो क्रॉप ग्रो करते हैं उसको कहते हैं प्री खरीफ क्रॉप। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? प्री खरीफ क्रॉप। प्री खरीफ क्रॉप मतलब खरीफ है रेनी सीजन, और रेनी सीजन से पहले प्री मान ले, प्री मीन्स प्रीवियस, ठीक है? प्री मीन्स ऐसे याद रखेंगे, प्री मीन्स प्रीवियस। खरीफ से पहले जो जो क्रॉप हम लोग ग्रो करते हैं, मतलब अप्रैल टू मई इस टाइम पीरियड में जो क्रॉप ग्रो करेंगे उसको कहते हैं प्री खरीफ क्रॉप। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे एक एग्जाम्पल है जूट, ठीक है? ये एक प्री खरीफ क्रॉप है। तो जूट प्री खरीफ सीजन में ग्रो होता है। कोई फार्मर क्या करता है स्टूडेंट्स, इस टाइम में लैंड को फैलो रखते हैं। एक टेक्निकल टर्म है फैलो। फैलो का मतलब क्या है? फैलो का मतलब है अगर कोई अपने जो अपना क्रॉप ग्रो नहीं करता है उस टाइम में, अपना पूरा लैंड को खाली छोड़ देता है, उसको कहते हैं फैलो लैंड, ठीक है? फैलो लैंड, खाली छोड़ देना। उस टाइम में कोई भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस नहीं चलता है, इसको कहते हैं फैलो लैंड, ठीक है? तो अगर कोई आपको पूछे कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, तो आप लोग मेनली खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप ही बोलेंगे, ठीक है? खरीफ एंड रबी ये दोनों ही बोलेंगे। अगर कोई आपको बोले कि खरीफ एंड रबी के बिना और क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछे तो आप लोग ये बता सकते हैं, हाँ सर एक और टाइप भी होता है, वो है प्री खरीफ क्रॉप, ठीक है? तो समझ में आ गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स या क्रॉप क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स मैं चाहता हूं आप लोगों को अच्छा लग रहा है अगर वीडियो, तो वीडियो को प्लीज अभी लाइक कीजिए, अभी लाइक कीजिए, हम लोग को मोटिवेट कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आपका कमेंट बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, हम लोग कमेंट्स को पढ़ते हैं और रिप्लाई भी करेंगे। तो नेक्स्ट आ रहा है डिफरेंट क्रॉप्स का आइडेंटिफिकेशन। ये क्या है? ये आप सब लोगों को पता ही होगा, ये पैडी और राइस जो भी बोलेंगे आप, ठीक है? पैडी या राइस, ये क्या है? ये सब लोगों को पता ही होगा, ये मक्का बोलते हैं इसको। इसका इंग्लिश नेम क्या है? मेज, ठीक है? मेज, हाँ ये हो गया मेज। ये क्या है? ये आप लोग खाते होंगे, बादाम को कहते हैं ग्राउंड नट। और ये क्या है? वाइट क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? बताओ बताओ। कॉटन, हाँ सही बोला, कॉटन। कोई बता सकता है ये कौन सा सीड है? ठीक है, कोई बता सकता है? अगर पता है तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए, ठीक है? नहीं चलो मैं ही बोल देता हूं, ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा, क्या है? सोयाबीन। हाँ सोयाबीन जो हम लोग खाते हैं, ये है सोयाबीन का सीड, ठीक है? सोयाबीन इससे ही बनता है। सोयाबीन का सीड को जब हम लोग प्रोसेस करते हैं तो इससे बनता है सोया चंक्स, इसको बोलते हैं सोया चंक्स, ठीक है? सोया चंक्स बोलते हैं। तो सोया चंक्स कहाँ से बनता है? सोयाबीन सीड्स को जब हम लोग प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद सोया चंक्स बन जाता है, ठीक है? ये है कुछ रबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल। रबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे ये हो गया व्हीट, ये हो गया ग्राम, ठीक है? इसको हम लोग बंगाल ग्राम भी बोलते हैं, आप लोग ग्राम ही याद रखिए। और इसको ये क्या है? मटर, मतलब पी। और ये क्या है? ये है मस्टर्ड, मस्टर्ड सीड, जिसका तेल निकलता है और हम लोग अपने खाने में यूज करते हैं, ठीक है? तो ये हो गया कुछ सीड्स का आइडेंटिफिकेशन आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को जरूरी है तो। नेक्स्ट आ रहा है व्हाट इज क्रॉप मैनेजमेंट। हम लोग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में घुस गए हैं अभी।
व्हाट इज क्रॉप मैनेजमेंट? पहले समझते हैं मैनेजमेंट क्या है। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर ऑपरेशन हो, कोई भी अगर ऑपरेशन हो तो उसके लिए हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग का आउटपुट, मतलब क्या है कि हम लोग जो चाहते हैं, हम लोग का लास्ट जो आउटपुट होगा उसका मैक्सिमाइजेशन हो, मतलब वो मैक्सिमम मिले। जैसे कोई अगर बिजनेसमैन हो, कोई बिजनेसमैन हो, वो तो चाहेगा कि अपना जो लास्ट का जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो, ठीक है, वो मैक्सिमम उसको चाहिए। तो ये प्रॉफिट मैक्सिमम होने के लिए उसको कुछ कुछ एक्टिविटी करना पड़ता है, मतलब उसको कुछ कुछ इनपुट देना पड़ता है। मैं बिजनेसमैन का एग्जांपल बोल रहा हूँ, उसको कुछ कुछ इनपुट देना पड़ता है। इनपुट देने से उसको अच्छे से कुछ एक्टिविटीज फॉलो करके उसको आउटपुट को मैक्सिमाइजेशन करना पड़ता है। तो इसको ही कहते हैं मैनेजमेंट। मतलब क्या है, हम लोग इनपुट देते हैं और हम लोग चाहते हैं हमारा आउटपुट जो है वो मैक्सिमम हो, ठीक है, इनपुट के साथ आउटपुट मैक्सिमाइजेशन हो। तो इसके लिए हम लोग को चाहिए मैनेजमेंट, ठीक है, इसके लिए चाहिए मैनेजमेंट। तो एक फार्मर के लिए आउटपुट क्या हो सकता है, इसके फार्मर के लिए आउटपुट होता है उसका प्रोडक्शन या ईल्ड, क्रॉप का ईल्ड। एक फार्मर के लिए उसका प्रोडक्शन व ईल्ड सबसे महत्वपूर्ण होता है और वो चाहता है कि सबसे ज़्यादा हो। तो उसके लिए भी कुछ इनपुट्स देना पड़ता है और उस इनपुट्स को अच्छे से मैनेज करता है, जैसे कि ना उसका प्रोडक्शन या ईल्ड ज़्यादा हो। तो इसको ही कहते हैं हम लोग क्रॉप मैनेजमेंट, ठीक है, क्रॉप मैनेजमेंट इसको ही कहते हैं। तो क्रॉप मैनेजमेंट का यहाँ पे मैं एक बेसिक डेफिनेशन लिखा हूँ, ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यूज्ड टू इम्प्रूव द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड यील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। टेक्निकली लिखा है यहाँ पे, आप ये पढ़ सकते हैं। बेसिक जो कॉन्सेप्ट में मैं यहाँ पे बोल चुका हूँ कि क्या चाहिए हम लोगों को, कि इम्प्रूव करना है हमारे ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड यील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप। इसके लिए क्या चाहिए, कुछ ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम लोग को करना पड़ता है। तो इसको ही कहते हैं क्रॉप मैनेजमेंट, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और एक्टिविटीज करना पड़ता है। तो आप लोगों के मन में अभी क्वेश्चन होगा कि व्हाट आर द एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज क्या क्या है यहाँ पे लिखा है, देखो। इससे पहले मैं इसको पढ़ूं, आप एक थोड़ा इमेजिन करो, ठीक है, आप थोड़ा आंख बंद करके इमेजिन करो। आपके पास एक फील्ड है, ठीक है, फील्ड में आप लोग जब जाएंगे तो उसमें आपको क्रॉप प्रोड्यूस करना है। क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए आप लोगों को क्या क्या चाहिए होगा, ठीक है। एक लैंड है, आंख बंद करो, एक लैंड है, ठीक है। लैंड में आप लोगों को क्या क्या चाहिए, पहले सीड चाहिए, सीड, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, तो वाटर चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सीड, वाटर चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसको तो कुछ खाना देना पड़ेगा। खाना क्या है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। हम लोग जैसे खाना खाते हैं उसको भी तो खाना चाहिए। फिर उसको अगर कुछ उसको डिजीज हो गया तो डिजीज के लिए कुछ पेस्टिसाइड्स देना पड़ता है, पेस्टिसाइड्स, ठीक है। उसको भी तो दवाई चाहिए, उस दवाई को हम लोग कहते हैं पेस्टिसाइड्स, ठीक है। और क्या चाहिए होता है, और कुछ नहीं, ये सब इनपुट्स है। यही मैं इनपुट्स का बात कर रहा था कि ये सब इनपुट्स, बेसिक इनपुट्स फार्मर्स को देना पड़ता है, ठीक है। तो इसको ये एक्टिविटीज को मैं यहाँ पे नोट डाउन किया हूँ। जैसे फर्स्ट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहले हम लोग सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सॉइल आपको प्रिपेयर नहीं किए तो उसमें हम लोग एग्रीकल्चर नहीं कर सकेंगे, क्रॉप को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है सोइंग, ठीक है, सोइंग करेंगे। सोइंग क्या करेंगे, सीड्स को सोइंग करेंगे, सीड्स।
सोइंग का मतलब सबको पता ही होगा कि सीड्स को हम लोग मिट्टी के अंदर सो कर देंगे। नेक्स्ट आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को बेसिकली हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स, इन दोनों को एक साथ हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। कौन सा न्यूट्रिएंट्स? स्पेसिफिकली प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जिससे प्लांट को अपना खाना मिलता है। जैसे हम लोगों को खाना चाहिए वैसे प्लांट को भी खाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब पानी देना मतलब वाटर देना, ठीक है। इरिगेशन मीन्स वाटरिंग। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। यहाँ पे वीड्स में लिखा हूं, इसके साथ साथ आप लोग ऐड कर दिए पेस्ट। जैसे कुछ इंसेक्ट्स या फिर डिजीज हो सकता है या फिर वीड्स अटैक हो सकता है प्लांट के ऊपर, इसको भी हम लोग को बचाना पड़ेगा प्लांट्स को, जैसे हम लोग अच्छा प्रोड्यूस ले सके प्लांट्स का, ठीक है। उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग। हम लोग लास्ट में जब हम लोग का क्रॉप प्रोड्यूस हो जाएगा तब हम लोग उसको हार्वेस्ट करेंगे, ठीक है। हार्वेस्ट करेंगे। उसके बाद हार्वेस्ट करने के बाद डायरेक्ट कभी कभी हम लोग मार्केट में सेल कर देते हैं, या फिर जो क्रॉप्स है उसको हम लोग स्टोर भी, कुछ क्रॉप्स को हम लोग स्टोर भी करते हैं। तो उसके बाद आ जाता है स्टोरेज प्रोसेस। कैसे हम लोग स्टोर करेंगे, ये हर एक पॉइंट्स को हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग अभी फर्स्ट देखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। पेन ले लेता हूं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे और सॉइल प्रिपेयर करना क्यों जरूरी है, ये पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सॉइल प्रिपरेशन जो है वो है फर्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर है सॉइल को प्रिपेयर करना, ठीक है। सॉइल क्यों प्रिपेयर करना चाहिए? क्योंकि हम लोग सॉइल को पहले थोड़ा लूज करेंगे और टर्न करेंगे। ये क्या करता है, जो हमारा जो प्लांट्स है उसका जो ब्रीदिंग होता है उसको अच्छे से करने के लिए हम लोग को सॉइल को टर्न और लूज करना पड़ता है। जैसे हम लोग को क्या चाहिए, जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए है। उसका रूट्स एक अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट है, तो उसको भी ऑक्सीजन चाहिए ना, उसको भी ब्रीथ करना है, उसका भी रेस्पिरेशन होता है, तो उसके लिए भी उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो हम लोग जब सॉइल को पूरा यूज सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, उससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन सॉइल के अंदर मिक्स्ड होता है, ठीक है। इससे सॉइल में ऑक्सीजन बढ़ता है और सॉइल में ऑक्सीजन बढ़ने से रूट्स का ग्रोथ भी अच्छा होता है। ये सॉइल का टर्निंग और सॉइल में ऑक्सीजन मतलब एयर होता है, तो इसको एक टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, इसको बोलते हैं सॉइल एरेशन। क्या बोलते हैं? सॉइल एरेशन। एरेशन कहाँ से आया? एयर से आया, ठीक है। इससे हम लोग याद रखेंगे सॉइल एरेशन, ठीक है। सॉइल एरेशन क्यों चाहिए? सॉइल एरेशन से रूट्स को अपना ऑक्सीजन मिलता है, जिससे रूट्स अपना ब्रीथ ले सकता है, ठीक है। तो इस सॉइल को प्रिपरेशन करने से और एक इम्पोर्टेंट हम लोग को हेल्प मिलता है, जो है ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स, ठीक है। अर्थवर्म्स आप लोगों को पता ही होगा, लाल कलर का होता है, ठीक है। वो सॉइल में रहता है एंड डिफरेंट माइक्रोब्स। अर्थवर्म क्या करता है, नीचे का सॉइल को ऊपर लेके आता है, ऊपर के सॉइल को नीचे लेके जाता है। वो मिट्टी में रहता है, वो सॉइल का जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? फार्मर फ्रेंड, ठीक है। ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, ये क्या करता है? ह्यूमस को ऐड करता है। ह्यूमस क्या है? ऑर्गेनिक मैटर क्या है? हम लोग जो भी मतलब ऑर्गेनिक जो खाद यूज कर, खाद मतलब एन्यूर्स हम लोग जो यूज करते हैं, मैन्यूर्स क्या है उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। उसको ऑर्गेनिक मैटर जो होता है
ऑर्गेनिक मैटर को हम लोग जब डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज करने के बाद हम लोग को मिलता है ह्यूमस। ठीक है, जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। मतलब ये डिकम्पोजिशन क्यों जरूरी है और ये डिकम्पोजिशन कौन करता है? डिकम्पोजिशन करता है माइक्रोब्स। और ये डिकम्पोजिशन से ही, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से क्या होता है? ह्यूमस प्रोड्यूस होता है और ये ह्यूमस क्या करता है? प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कनेक्टिविटी। पहले हम लोग सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, इसलिए माइक्रोब्स को हेल्प मिलता है। माइक्रोब्स क्या करता है? ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है। डिकम्पोजिशन के क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस में कन्वर्ट होता है और ह्यूमस क्या करता है? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है प्लांट को। ठीक है, ये हो गया हमारा कनेक्टिविटी। नेक्स्ट है टर्निंग। जब टर्निंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रीच लोअर सॉइल टू द टॉप। मतलब क्या है? जब हम लोग टर्निंग करते हैं तो ऊपर का जो सॉइल होता है उसको यूज करते करते उसका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो कम हो जाता है, पर नीचे का जो सॉइल है उसका कंटेंट ज़्यादा आता है। तो इसलिए क्या होता है, जब हम लोग सॉइल को टर्न करते हैं तो नीचे का सॉइल ऊपर आ जाता है, मतलब नीचे का जो न्यूट्रिएंट्स है वो सब ऊपर आ जाता है। इससे क्या होता है? न्यूट्रिएंट ऊपर आने से प्लांट को न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिलता है और प्लांट का ग्रोथ भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो अभी क्या है देखो, ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग। ठीक है, टीलिंग और प्लाविंग। टीलिंग और प्लाविंग, ये जो प्रोसेस है टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल, इसको क्या कहते हैं? टीलिंग। ठीक है, और प्लाविंग। ये जो टर्म है टीलिंग, और इसको और भी कह सकते हैं टीलेज। ठीक है, टीलेज, ये जो टर्म है ये कौन फर्स्ट टर्म कौन ये टर्म को कौन कॉइन किया था पता है आप लोगों को? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइंटिस्ट का नाम, टीलेज। इस टर्म को फर्स्ट कॉइन किया था जो साइंटिस्ट, उसका नाम है जेथ्रो टाल। जेथ्रो टाल याद रख सकते हैं, अगर याद नहीं रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, टीलेज टर्म को कॉइन किया था फर्स्ट जेथ्रो टाल ने। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये वेरी इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है एग्रीकल्चर को स्टार्ट करने के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये टीलिंग क्या करता है? ब्रेक करता है द हार्ड सॉइल एंड बिग क्लम्प्स। सॉइल को खाली छोड़ देने से वो सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है। उसको ब्रेक करने के लिए हम लोग टीलिंग करते हैं। ये टीलिंग क्या है एक्चुअली मैं बोल देता हूँ। ये देख रहे हैं आप, एक फार्मर है, अपने अपने सॉइल को प्लाउ कर रहा है प्लाउ से। ठीक है, वुडन प्लाउ से। तो ये है एक्चुअली एक टीलिंग प्रोसेस। ठीक है, फिर से हम लोग इस स्लाइड में आते हैं। टीलिंग करने के बाद मतलब सॉइल को प्लाविंग करने के बाद उसके बाद आता है लेवलिंग। सॉरी, लेवलिंग चाहिए। लेवलिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। ये देखो, ये जो फार्मर है दो बैल को लेके एक वुडन लॉक के ऊपर खड़ा हो गया है। ठीक है, ये एक वुडन लॉक है जिससे वो क्या कर रहा है? बैल सामने जा रहा है और वो वुडन प्लाव से मिट्टी को पूरा लेवल कर दे रहा है। लेवल करने का मतलब है लेवलिंग। ठीक है, तो इसको कहते हैं लेवलर। ठीक है, यही है लेवलर। ठीक है, लेवलर से फार्मर्स लेवल करते हैं अपने सॉइल को, जिससे कि उसके बाद का ऑपरेशन हम लोग कर पाए। तो ये जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और कुछ एग्रीकल्चरल काम करने के लिए हम लोगों को कुछ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ता है। तो कुछ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है प्लाव। प्लाव सब लोगों को पता ही होगा। किसान खेत में
जो फर्स्ट काम करता है मतलब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके लिए जो यूज करता है उसको प्लाव बोलते हैं। ठीक है, ये है प्लाव। प्लाव फार्मर यूज कर रहा है, देखो मिट्टी को प्लाव करने के लिए, या टर्निंग ऑफ सॉइल एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल। ये क्या होता है, ये बेसिकली एक इम्प्लीमेंट है जो दो जो बैल के साथ या फिर जो बोल सकते हैं पेयर ऑफ बुल्स के साथ, बुल्स और समटाइम वी कैन यूज हॉर्स और कैमल। ठीक है, पेयर ऑफ हॉर्स, कैमल या बुल्स के साथ इसको ड्रॉन किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये यहाँ पे देखो बेसिकली ये जो पार्ट है एक ट्रायंगुलर शेप्ड है, एक ट्रायंगुलर शेप्ड है। ये मिट्टी के नीचे जाता है। ठीक है, ये मिट्टी के नीचे जाता है और ये जो पूरा एक लंबा सा आपको दिख रहा है वुडन लॉग टाइप का चीज, ये यहाँ पे दिखाएगा, इसको कहते हैं प्लाउ शैफ्ट। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लाउ शैफ्ट। ठीक है, प्लाउ शैफ्ट किससे कनेक्ट होता है, प्लाउ शैफ्ट बेसिकली इस दो बैल के ऊपर एक रॉड जैसा रहता है, इसको कहते हैं बीम। ठीक है, बीम के साथ कनेक्टेड रहता है, यहाँ से चला गया और यहाँ पे कनेक्टेड हो गया है। ठीक है, कनेक्टेड हो गया है ये प्लाउ शैफ्ट। ये प्लाउ शैफ्ट इस यहाँ से कनेक्ट हो गया और नीचे जा रहा है हमारा ये जो ट्रायंगल शेप्ड आपको दिख रहा है, ट्रायंगल शेप्ड एक पार्ट, इसको कहते हैं प्लाउ शेयर। प्लाउ शेयर क्या कहते हैं, प्लाउ शेयर। ठीक है, और ऊपर का जो पार्ट है इसको कहते हैं हैंडल, जिसको पकड़ के फार्मर गाइड करता है प्लाउ को। ठीक है, ये दिख रहा है आप लोगों को हैंडल। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, एक वुडन प्लाव है, एक वुडन प्लाव है जो प्रिमिटिवली हम लोग इंडिया के बहुत सारे फार्मर्स यूज करते हैं इस प्लाव को। ठीक है, नॉर्मल प्लाव है, ये देखो नॉर्मल प्लाव सब लोग यूज करते हैं। अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के वजह से और दूसरे टाइप का आयरन प्लाव आ चुका है, आयरन प्लाव। ठीक है, आयरन प्लाव क्या करता है, आयरन प्लाव क्या करता है, आयरन प्लाव से हम लोग बहुत अच्छे से एफिशिएंटली पूरा फील्ड को प्लाविंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके वजह से आयरन प्लाव इज मोस्ट हेल्पफुल। आयरन प्लाव इसका एक नाम भी है, इसका नाम है मोल्डबोर्ड, डी होगा, BOARD, मोल्डबोर्ड प्लाव। ठीक है, मोल्डबोर्ड प्लाव। ठीक है, ये अपने इंफॉर्मेशन के लिए भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है जो एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट हम लोग पढ़ेंगे, इसको कहते हैं हो, HOE, हो। ये हो क्या काम करता है, ये बेसिकली काम करता है, ये दोनों टाइप का काम करता है। फर्स्ट काम है वीडिंग के लिए, वीडिंग क्या है क्यों करते हैं वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सेकेंड जो ऑपरेशन है इसमें हम लोग लूजनिंग के लिए भी हम लोग हो को यूज करते हैं। हो और प्लाव में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे भी एक प्लाव शैफ्ट टाइप का भी एक चीज़ रहता है, ये चीज़ है, ये है बीम जो बैल के पीठ में लगता है। ठीक है, ये रॉड है, प्लाव शैफ्ट नहीं कहते इसको, रॉड कहते हैं। ये हैंडल है जिसको हाथ से पकड़ा जाता है, और यहाँ पे एक्चुअली क्या है, एक बेंट प्लेट होता है। ये जो प्लेट आप लोग दिख रहा है, ये जो प्लेट है ये मिट्टी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये अगर सॉइल है तो सॉइल के नीचे ये चला जाएगा, जिससे क्या होगा, नीचे से यहाँ पे अगर कोई वीड है, वीड मतलब बेसिकली अभी आप लोग समझ लो कोई अनवांटेड प्लांट है, तो इसके नीचे ये बीम आ जाएगा और इसको पूरा ही उखाड़ फेंकेगा। ठीक है, पूरा ही उखाड़ देगा। तो इसलिए वीडिंग के लिए भी हम लोग यूज करते हैं हो को, और लूजनिंग के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इम्प्लीमेंट है उसको कहते हैं कल्टीवेटर। क्या, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर कहाँ से आया है, कल्टीवेट से। कल्टीवेट का मतलब पता ही होगा आपको कि क्रॉप को कल्टीवेट करना ही कल्टीवेटर का काम है। टू कल्टीवेट
लार्ज लैंड, ठीक है। लार्ज लैंड को कल्टीवेट करने के लिए हम लोग कल्टीवेटर को यूज करते हैं। इस कल्टीवेटर को बेसिकली हम लोग ट्रैक्टर के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। ट्रैक्टर के साथ जोड़ देते हैं और ट्रैक्टर इसको चला के पूरा लैंड को कल्टीवेट करता है। ये आप लोग ब्लेड्स देख रहे होंगे, ये ब्लेड्स ही सॉइल के अंदर गड़ जाता है और सॉइल को अच्छे से लूजनिंग कर देता है। इसका जो हार्ड पैड है उसको ब्रेक करता है और जो क्लम्प्स रहता है उसको ब्रेक कर देता है। बहुत अच्छे से काम करता है और इसका एफिशिएंसी भी बहुत अच्छा है। तो ये है कल्टीवेटर। नेक्स्ट ऑपरेशन में हम लोग अभी आते हैं जो है सोइंग, ठीक है। सोइंग एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, ठीक है। सोइंग किसका करते हैं हम लोग? सीड का। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, सीड है एक बायोलॉजिकल एंटिटी। मतलब बायोलॉजिकल एंटिटी का मतलब क्या है? मतलब ये भी एक लिविंग एंटिटी है, ये लिविंग होता है, नॉन लिविंग नहीं है। और नॉन लिविंग होता तो कैसे ग्रो हो जाता? नॉन लिविंग नहीं है, ये लिविंग एंटिटी है, ठीक है। और सोइंग ऑफ सीड मतलब सीड लिविंग है, इसलिए हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, पहले सीड को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ सीड इज इम्पॉर्टेंट। क्यों? कभी कभी क्या होता है, सीड को जब हम लोग फार्मर्स खरीद के लेके आता है तो कुछ सीड्स खराब रहता है। तो उसके लिए हम लोग पहले उसको सीड्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। कैसे करते हैं देखिए, एक बकेट लेते हैं सब कोई, एक बकेट में पानी भर देते हैं, ठीक है। पानी भर देते हैं और पानी के अंदर हम लोग जो भी सीड्स लाते हैं उसको डाल देते हैं, ठीक है। जितना भी सीड्स लाएंगे, जो भी क्रॉप का सीड्स लेके अंदर डाल देंगे। तो क्या करेगा, कुछ सीड्स रहेगा जो ऊपर ही, पानी के ऊपर ही फ्लोट करते रहेगा, ठीक है। फ्लोट करते रहेगा, ठीक है। ये जो फ्लोट कर रहा है, ये जो फ्लोटिंग सीड है, ये एक्चुअली डेड सीड या डैमेज सीड होते हैं, ठीक है। डेड सीड या डैमेज सीड होते हैं ये सब फ्लोटिंग जो करता है। तो इसको क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, इसको नहीं लेंगे। जो नीचे चला गया है ये गुड क्वालिटी सीड है, तो इसको हम लोग फिर यूज करेंगे हमारे सोइंग पर्पस के लिए। तो समझ आ गया आप लोगों को कैसे हम लोग सीड्स को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा सोइंग ऑफ सीड। कैसे हम लोग सीड्स को सो करेंगे? सो करने के लिए दो मेथड्स को हम लोग फॉलो करते हैं, एक है ट्रेडिशनल मेथड, एक है सीड ड्रिल मेथड, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग क्या करते थे, देखो वही हमारा जो बूल्स रहते हैं, बूल्स तो रहेगा, उसके साथ प्लाव रहेगा और एक फनल शेप्ड रहेगा। देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, एक फनल शेप्ड एक चीज रहता है। ये क्यों रहता है? देखो सपोज ये एक प्लाव है, ठीक है, उसके साथ साथ एक फनल टाइप का सीड रहेगा। तो क्या करता है फार्मर जब प्लाउइंग करता है तो ये जो सॉइल है, मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ, ठीक है, सॉइल पूरा एक लेन बन जाता है। जब यहाँ से प्लाव चलेगा तो पूरा एक लेन बन जाता है, मतलब ये इस जगह खाली रह जाता है। तब उसके बाद और एक फार्मर यहाँ पे सीड डालेगा, ठीक है, एक दो करके जो भी हो सीड डालेगा। तो ये सीड फाइनल से लेते हुए पूरा नीचे तक आ जाएगा, मतलब सॉइल में गिर जाएगा, एक या दो सीड, ठीक है। और जैसे प्लाव आगे बढ़ता जाएगा और ये सीड एक एक करके नीचे गिरता जाएगा, में एक एक करके सीड नीचे गिरता जाएगा और ऐसे ही धीरे धीरे सोइंग चलता जाएगा, ठीक है। ये है ट्रेडिशनल मेथड।
और इससे पीछे क्या हो करता है, एक फार्मर अपने पैर से वो सॉइल को पूरा दबा देता है, जिससे क्या हो, जिससे सीड्स को प्रॉपर मॉइस्चर मिले, प्रॉपर सॉइल वार्मथ मिले, मतलब गर्मी मिले, और सॉइल को सीड्स को मॉइस्चर भी मिले, ठीक है। प्रॉपर एक एनवायरनमेंट तैयार हो जिससे कि सीड ग्रो हो सके, जर्मिनेट कर सके, ठीक है। तो देखो, इससे पहले मैं एक बात यहाँ पे और एक बात मैं बोल देना चाह रहा हूँ कि सीड्स को सो करने से पहले उसको ओवरनाइट सोकिंग करते हैं हम लोग, ओवरनाइट सोकिंग, ठीक है। ओवरनाइट सोकिंग क्यों करते हैं, जैसे जिससे वजह से सीड का जो साइज है, सीड में मॉइस्चर, सीड के अंदर मॉइस्चर चला जाए, वाटर चला जाए, इससे सीड का साइज भी बढ़ता है। जिस सीड का साइज अगर बढ़ जाए तो उससे क्या होगा कि सॉइल के अंदर अगर मॉइस्चर की कोई कमी हो, तो सॉइल के अंदर मॉइस्चर अगर डेफिशिएंसी आ जाए तो सीड के अंदर जो भी मॉइस्चर है, मतलब वाटर है, सीड एक लिविंग एंटिटी है, तो उसको भी तो पानी चाहिए होगा ना अपने जिंदा रहने के लिए। तो वो पानी का कमी अगर नहीं आए, इसके लिए हम लोग पहले ओवरनाइट सोकिंग करते हैं, जिसके उसके अंदर सफिशिएंट पानी आ जाए कि इससे वो सर्वाइव कर पाए। और उसके साथ साथ ही हम लोग सोकिंग करते हैं जैसे इसके अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस स्टार्ट हो पाए, ठीक है। तो ये आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने घर में। एक छोटा सा बाउल लीजिए, ठीक है। उस बाउल के अंदर अपना जो जैसे ग्राम का सीड डाल दीजिए, ठीक है। ग्राम का सीड डाल दीजिए, मुट्ठी भर ग्राम का सीड, और उसके अंदर पानी भर दीजिए, ओवरनाइट रख दीजिए। और अगली सुबह आप देखेंगे जो उस बाउल के अंदर जो सीड्स है उसका साइज बढ़ चुका है, ठीक है, उसका साइज भी बढ़ चुका है। इसका मतलब क्या है, सीड के अंदर पानी घुस चुका है। तो ये रहा ट्रेडिशनल मेथड। और नेक्स्ट है सीड ड्रिल मेथड, ठीक है। सीड ड्रिल मेथड क्या है, ये है मॉडर्न टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सीड ड्रिल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। ये एक सीड ड्रिल है, यहाँ पर भी एक फानेल टाइप का इंस्ट्रूमेंट रहता है, इसके अंदर हम लोग सीड को डाल देते हैं, ठीक है। ये जा रहा है हमारा सीड, इसमें सीड ऑटोमेटिकली भरा हुआ रहता है, और इसको ट्रैक्टर से हम लोग खींचते हैं, और ये क्या करता है, एक साथ सॉइल को भी ओपन कर देता है और उसके अंदर सीड को भी यहाँ से नीचे डालते चलता है। ऑटोमेटिक है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक करता है। इसके लिए हम लोग को पहले 2 फार्मर्स की ज़रूरत पड़ता था, अभी को किसी का भी ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ही सीड को नीचे डाल दे। और ये क्या है, एक लार्ज स्केल ऑपरेशन के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है, ये लार्ज स्केल ऑपरेशन के लिए भी यूज़ होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। वीडियो का लेंथ ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों को अटेंशन लॉस हो। मेरा मानना है कि छोटा पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर विल बी डिस्कस्ड इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप अपना बेल आइकॉन को ऑन रखिए ताकि अपलोड करने के साथ साथ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को ये पूरा स्लाइड फ्री में हम लोग के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद ही मैं ये मटेरियल टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा। इसके साथ साथ आप लोग हम लोगों को फेसबुक पेज में भी फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द फर्दर नोटिफिकेशन। तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।